Hello friends, welcome to my YouTube channel Mechanical Engineering. Today we are going to discuss the next method for the solution to the transportation problem, that is Vogel's approximation method, जिसे simply हम VAM कह सकते हैं, right? So again, इस मेथड को अगर हमें डिस्कस करना है तो फिर से हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जो ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्म्युलेटेड है। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी फॉर्म्युलेटेड फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिया है, राइट? तो हम इसे डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली कोशिश करेंगे किस तरह से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो वर्क्स करती है, राइट? अब यू कैन सी यहाँ पर जो है मैंने ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सेम ही रखा है, बट मैंने यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वैल्यूज़ थी पर यूनिट 6411 ये चेंज कर दी है मैंने। एक्चुअली प्रीवियस प्रॉब्लम से मैंने सॉल्व किया तो सोल्यूशन लिस्ट कॉस्ट मेथड जैसे ही मिल रहा था, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बेहतर सॉल्यूशन लिस्ट कॉस्ट मेथड प्रोवाइड करता है एंड लिस्ट कॉस्ट मेथड से बेहतर सॉल्यूशन वैम प्रोवाइड करता है, बट कोइंसिडेंस हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू चेंज कर दी है, उसकी डिमांड और सप्लाई की कैपेसिटी जो है मैंने सेम रखी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वैम्स, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, राइट? सो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने कहा था जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर सप्लाई की जो सम आ रही है वो 150 आ रही है और लाइकवाइज डिमांड की जो सम आ रही है वो भी 150 आ रही है, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है हमारे पास अवेलेबल वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फाइन, नाउ हमारे पास जो है ये ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स अवेलेबल है। अब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। यू कैन सी कि यहाँ पर लास्ट कॉलम में मैंने रो पेनल्टी और लास्ट रो में मैंने कॉलम पेनल्टी लिखा है। तो इसका रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी का मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि दैट इज़ द रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। कहने का मतलब ये कि ये पर्टिकुलर रो जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ से मुझे दो स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करनी है। लाइकवाइज यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 एंड 1 दीज आर द टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज़। तो सिंपल मुझे इन दोनों स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है यहाँ पर मेंशन करना है, इस पर्टिकुलर सेल में मेंशन करना है। लाइकवाइज अगर मैं सेकंड रो में मूव करता हूँ तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो है वो एक तो 3 है और दूसरी 7 है, राइट? तो दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट रो, दैट इज दिस वन, 4 4 2, टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज और 4 एंड 2, राइट? तो यहाँ का डिफरेंस मैं यहाँ पुट करूँगा लाइक 2। देन मैं कॉलम पे मूव करूँगा। इस कॉलम को कंसिडर करने के बाद मैं देखूँगा कि कॉलम में दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ कौन सी है। आई थिंक इट्स 3 एंड 4, तो दोनों का डिफरेंस 1 होता है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। देन नेक्स्ट कॉलम पे मूव करूँगा तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 एंड 4, दीज आर टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो डिफरेंस 0 आएगा। देन थर्ड पे मूव करूँगा, द टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज आर 1 एंड 2, तो डिफरेंस विल बी 1। सो यू कैन सी फर्स्ट रो की जो पेनाल्टी है that is 3, the difference of 4 and 1. then second row की जो penalty है that is difference of 3 and 7, 4, right? Friends, I am saying the difference of the two smallest values, right? So that's the reason why there should not be any question of plus or minus. डिफरेंस है मतलब दो वैल्यूज़ का डिफरेंस जो आता है वो लिखना है, यू हैव टू इग्नोर द साइन, राइट? तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज 3 और 4 थे, तो दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। नेक्स्ट रो में मूव करते हैं, 4 एंड 2 आर द स्मॉलेस्ट वैल्यूज, तो दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। देन कॉलम वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं, 3 एंड 4 आर द स्मॉलेस्ट वैल्यूज, तो डिफरेंस रहेगा 1। देन 4 एंड 4 दैट इज डिफरेंस इज 0 एंड आर रो के लिए जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1 बिकॉज द स्मॉलेस्ट वैल्यूज आर 1 एंड 2, राइट? सो दीज आर नथिंग बट द रो डिफरेंसेस और रो पेनल्टी एंड कॉलम डिफरेंसेस और कॉलम पेनल्टी, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम की पेनल्टी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम जो है रो वाइज चेक करते हैं। यहाँ पर 3 है, देखना है कि 3 से बड़ी कोई पेनल्टी है, यस 4 है। 4 से कोई बड़ी 2 नहीं आती है, 1 भी नहीं आएगी, 0 भी नहीं आएगी एंड 1 भी नहीं आएगी। सो मैक्सिमम पेनल्टी इज व्हाट, 4। तो दोस्तों हमें वो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम चूज करना है जिसकी पेनल्टी सबसे मैक्सिमम है। अब इस पर्टिकुलर केस को अगर मैं चेक करूँ तो इसमें सेकेंड नंबर का जो रो है दैट इज बी रो, उसकी जो पेनल्टी है सबसे ज़्यादा है 4। तो यू हैव टू choose this particular row and make an allocation over here। अब इस पर्टिकुलर रो में जिसकी पेनल्टी ज़्यादा आई है, मुझे देखना है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट सबसे कम है। तो
सेल वाइज अपन मूव करते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 3 है। देखते हैं इससे कम कोई और है क्या। 8 नहीं पॉसिबल, 7 नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर रो को करस्पॉन्डिंग जो सेल है जिसकी सबसे कम यूनिट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो है ये सेल जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 है। तो कंपल्सरीली आई हैव टू मेक अलोकेशंस ओवर हियर। अब हमें देखना ये है कि इस पर्टिकुलर सेल में अलोकेशन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। अब इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग अगर मैं सप्लाई कैपेसिटी देखता हूँ तो 40 की है, और रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड अगर देखता हूँ तो 20 की है। तो सिंपली यहाँ पर जो है 20 अलोकेट करना पड़ेगा। सो लेट्स अलोकेट 20 ओवर देयर। सो 20 इज अलोकेटेड। नाउ यू कैन सी मैंने इस पर्टिकुलर सेल में 20 अलोकेट करने के बाद ये पर्टिकुलर पी नाम का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 20 की थी। तो वो कम्प्लीटली जो सेटिस्फाई हो चुकी है, कम्प्लीटली जो है फुलफिल हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी और से, मतलब इस सेल में या इस सेल में किसी और से एक सिंगल यूनिट भी नहीं लेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्रॉस पुट कर देता हूँ, राइट। सबसे पहले तो 20 को क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि डिमांड फुलफिल हो चुकी है। देन इस पर्टिकुलर रो में, इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर सेल और इस पर्टिकुलर सेल में जो है मैं क्रॉस पुट कर देता हूँ, राइट। सो लेट अस पुट, बिकॉज वहाँ पर किसी भी तरह का अलोकेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर 20 का अलोकेशन करने के बाद इसकी जो सप्लाई की कैपेसिटी थी वो 40 की थी, उसमें से 20 उसने यहाँ दे दिया। इसका मतलब इसके पास बचा कितना, 20। तो लेट्स पुट 20 ओवर देयर लाइकवाइज, राइट। सो अगेन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझने लायक है। मैंने पेनाल्टीज निकाली 3, 4, 2 देन 1, 0, 1। अब ये पेनाल्टी का एक बार अलोकेशन होने के बाद इनका काम जो है कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अभी जो बचा हुआ मेरे पास मैट्रिक्स है वो ये वाला मैट्रिक्स है मेरे पास। अब यहाँ पर मुझे अलोकेशन अगर करना है तो मुझे नई पेनाल्टीज जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पेनाल्टीज, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पेनाल्टीज। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो 3, 4, 2 है या फिर 1, 0, 1 है, इन पेनाल्टीज को जो है मैं क्रॉस्ड ऑफ करता हूँ कन्फ्यूज़न कम करने के लिए। और दूसरी एक चीज़ दोस्तों दिमाग में रखनी है हमें, ये पर्टिकुलर पी नाम का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था उसकी डिमांड जो है कम्प्लीटली फुलफिल हो चुकी है। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो है पेनल्टी निकाल कर जो है मेरा टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर भी क्रॉस पुट कर देता हूँ ताकि हमें ध्यान में रहे कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए पेनल्टी जो है कैलकुलेट नहीं करनी है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। यू कैन सी मैंने सबसे पहले तो है पेनल्टीज को क्रॉस कर दिया, राइट। अब फर्स्ट रो की पेनल्टी निकालेंगे तो ऑब्वियसली दो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 4 और 1 ही है, तो दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। सेकंड पे अगर मूव करता हूँ तो दोनों का डिफरेंस 8 एंड 7, तो डिफरेंस 1 आएगा, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लूँगा। और 4 और 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 2, तो यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा, राइट। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़ 1 देन 2। लाइकवाइज अभी मुझे कॉलम के लिए पेनल्टीज निकालना है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है पेनल्टी निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सेटिस्फाई हो चुका है, तो टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर मूव करता हूँ और यहाँ पर क्रॉस पुट कर देते हैं अपन, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्रॉस पुट कर दिया। देन नेक्स्ट क्यू नाम के अगर कॉलम पे अगर मैं चलता हूँ तो 4, 4 दो वैल्यूज़ है तो 0 ही आएगी पेनल्टी, एंड नेक्स्ट 1 ही आएगी पेनल्टी, राइट। अगेन मुझे वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, देखना है कि सबसे मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है। सबसे पहले स्टार्ट करते 3 से कोई बड़ी पेनल्टी है, 1 है, देन 2 है, कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पर 0 है और 1 है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर पेनल्टी किसी पर्टिकुलर रो की है तो इस पर्टिकुलर रो की है, तो मैं वहाँ पर एलोकेशन करूँगा। अब देखते हैं, इस पर्टिकुलर रो में 2 ही सेल है मेरे पास, एक तो ये है और दूसरा ये है। मैक्सिमम पेनल्टी चूज़ करने के बाद मेरा काम बचता है ये कि जो भी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम जिसकी पेनल्टी मैक्सिमम आई थी, वहाँ पर मैं देखूंगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम या रो में सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन वाला सेल कौन सा है। तो यहाँ पर इस रो की पेनल्टी सबसे ज़्यादा है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर 4 नाम का एक सेल है जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 है और दूसरा है 1। तो इन दो में से 1 जो है सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला सेल है, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पर अलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स अलोकेट ओवर देयर, बट बिफोर वी नीड टू कंसिडर सम मोर थिंग्स। इस सेल में अगर मुझे अलोकेशन करना है तो अपनी प्रोसीजर ये कहती है कि सबसे पहले मुझे देखना है इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। सप्लाई 50 की है, डिमांड 35 की है, तो ऑब्वियसली जो कम रहेगा वो यहाँ पर मैं अलोकेट कर दूंगा, 35 ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 35 अलोकेट करते हैं। एंड लेट्स सी 35 अलोकेट करने के बाद अब ये जो आर नाम का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था यानी कि कॉलम था, उसकी जो डिमांड थी 35 की,
वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेल में या इस पर्टिकुलर सेल में किसी भी तरह का एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस पुट कर दूंगा, यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस पुट कर दूंगा और इस 35 को भी क्रॉस्ड ऑफ कर दूंगा, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ ये बचती है कि ये सप्लाई जो थी वो 50 की थी, उसमें से मैंने 35 यहाँ पर दे दिया। इसका मतलब इसके पास बचा कितना, 15। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। 35 क्रॉस्ड ऑफ हो चुका है एंड जो बचे हुए 2 सेल्स थे उस पर्टिकुलर कॉलम के, आर कॉलम के, वहाँ किसी भी तरह का एलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, राइट। और ये जो 30 सप्लाई की जो कैपेसिटी थी वो 50 की थी, उसमें से मैंने 35 दे चुका है। यहाँ पर बचेंगे कितने, 15, लाइक दिस, राइट। ओके फाइन। अभी फाइनली जो है मेरे पास एक ही कॉलम बचा है। अब एक ही कॉलम बचा है। पेनल्टी का डेफिनेशन ये कहता है कि 2 मिनिमम वैल्यूज जो रहती है या स्मॉलेस्ट वैल्यूज जो रहती है उनका डिफरेंस करना है। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर जो है डिफरेंस तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हो सकता है बट अपन कैलकुलेशन जो है बढ़ाएंगे नहीं। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक ही कॉलम बचा है। एक कॉलम में ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। अगर तीनों सेल को एग्जामिन करोगे तो तीनों सेल में कुछ ना कुछ सप्लाई की कैपेसिटी अभी भी बची है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग 15 की सप्लाई कैपेसिटी है, इस करस्पॉन्डिंग सेल को रिमेनिंग 20 की कैपेसिटी है सप्लाई कैपेसिटी, और इस सेल को करस्पॉन्डिंग 60 की कैपेसिटी है। तो आई हैव टू अलोकेट अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर अलोकेशन करता हूँ। सो सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई बची हुई है वो 15 की है, तो मुझे 15 अलोकेट करना पड़ेगा। और यहाँ से जो भी 95 में से 15 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बचेंगे कितने, 80। तो इस तरह से मुझे कंटिन्यूसली जो है चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। सो लेट्स अलोकेट 15 ओवर देयर। मैंने 15 को अलोकेट कर दिया, तो ये 15 पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस तरह से, और 95 में से बचेंगे कितने, 80 लाइकवाइज। अब नेक्स्ट सेल में चलते हैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 है। यहाँ पर मुझे अलोकेशन करना। अब इसको करस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है, 20 की बची हुई है और डिमांड 80 की है। तो इससे मैं 20 ले लेता हूँ, तो इसकी डिमांड जो है फाइनली 60 की बचेगी। सो लेट्स अलोकेट 20 ओवर देयर। सो 20 अलोकेट करने के बाद ये 20 एग्जॉस्ट हो जाएंगे और यहाँ पर 80 में से 60 बचेंगे, राइट। एंड फाइनली हमारे पास एक ही सेल बचा है, दैट इज दिस वन। एंड यू कैन सी कि दोनों सेल को करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई और डिमांड है वो 60 और 60 के रेस्पेक्टिवली। तो सिंपली मैं वहाँ पर 60 अलोकेट कर दूंगा लाइकवाइज। तो 60 एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। सो फाइनली सारे की सारी डिमांड और सप्लाई जो थी वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो चुकी है। कहने का मतलब ये कि जो भी मेरे पास फॉर्मुलेटेड फॉर्म में मैट्रिक्स अवेलेबल था वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो चुका है। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी फाइनल सॉल्यूशन, कि ये जो भी मुझे मैट्रिक्स मिला है, ये जो भी मुझे मैट्रिक्स मिला है सॉल्यूशन, इसमें एग्जैक्टली मुझे कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है लगने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पर पहला सेल है, 20 का अलोकेशन हुआ है 20 और ट्रांसपोर्टेशन 3 थी, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। देन नेक्स्ट सेल पे मूव करते प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड फाइनली प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 1। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, राइट। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यू कैन सी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है वो 555 आ रही है, राइट। तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जनरली जो सॉल्यूशन मिलता है वो बेहतर ही रहता है। और दोस्तों मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपको प्रॉब्लम में पूछा गया है कि टू ऑब्टेन दी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर मेथड अगर मेंशन नहीं है तो आप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही यूज़ कीजिए। उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर वैम मेथड आप यूज़ करते हो इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए, तो जब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट आप परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि कम से कम इटरेशन में आपका जो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है एज़ कम्पेयर टू अदर टू बहुत बेहतर है, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। So thank you so much for the patience. Thank you so much. If you have any queries, you can just put it into the comment box. I will try my best to answer all those queries. Thank you friends. Thank you so much.